आते हैं, है ना। चलिए, तो ऑनलाइन वाले को भी मेरा सलाम, नमस्कार, ए वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी बच्चे भरपूर पढ़ाई कीजिए, ठंडी में आराम से, जो ऑनलाइन में है कंबल में बैठकर हमारा वीडियो देखते रहिए। हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेसिकली जैक बोर्ड के 11th में जो एग्ज़ाम होता है फिजिक्स का, उस फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि ये आने की संभावना ज़्यादा है, हम उसका सीरीज लेकर के आए हैं। आपको डेली 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और हमें इस बात की पूरी संभावना है और मैं मानता हूं कि हम जो क्वेश्चंस कराएंगे, क्योंकि पिछले 9-10 साल का एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के बिना पर मैं बात कर रहा हूं कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें 99% मेरा गारंटी है कि उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आने का, है ना। दूसरी बात यह कि बोर्ड में इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस टफ होते हैं। जब हम आपको क्लासरूम में कराते हैं, जब बोलते हैं कि नीट का, है ना, जब नीट का क्वेश्चन बोलते हैं, हाँ, तो तुम लोग बैठ करके यह मत सोचना कि इतना हलवा सब बता रहे हैं सर। अरे हलवा सब बता नहीं रहे भैया, यही हलवा सब क्वेश्चन आता है। कई बार माइंड से मिस्टेक हो जाता है कि ध्यान में नहीं रहता और गलती कर जाते हैं बच्चे, है ना। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि बोर्ड एग्जाम में जब आपका एग्जाम होता है बोर्ड का, जब उसमें सवाल पूछे जाते हैं वो बहुत इजी लेवल के सवाल पूछे जाते हैं। उसका बेसिक कारण क्या है? उसका बेसिक कारण यह है कि किसी भी बोर्ड एग्जाम में वीक स्टूडेंट, एवरेज स्टूडेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट, तीनों ही स्टूडेंट बैठते हैं एग्जाम देने के लिए। और बोर्ड का यह पर्पस होता है कि हम मैक्सिमम बच्चों को पास करें, ना कि फेल करें। जबकि क्योंकि उसमें सीट लिमिटेड नहीं होता है। 10 बच्चा भी 99% ला सकता है, 200 बच्चा भी 99% ला सकता है, उससे बोर्ड वाले को कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन टफ बनाते हैं क्योंकि उसमें सीट लिमिटेड होता है ना। और पिछले 3 साल से मैं बच्चों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे जो ध्यान में है 3 साल का, ऐसा कोई साल नहीं गुजरा है कि मैं 150-200 क्वेश्चन दिया हूं बोर्ड के लिए तैयारी करने के लिए और उनसे बाहर आया हूं। 1-2 आ सकता है तो आ सकता है, पर मैक्सिमम चांस है कि वही क्वेश्चंस आएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत होकर विश्वास करके पढ़िए। ये एग्जाम का प्रिपरेशन करा रहे हैं तो हम डेप्थ में कोई भी टॉपिक को नहीं ले जाएंगे। हम जुगाड़ से बस चीज़ों को याद रखने का कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो चलिए, बिना समय गवाए हुए हम टॉपिक पर आते हैं और टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, एसआई में आधार इकाइयों की संख्या कितनी है? बच्चों, आपको याद होगा कि भौतिक राशि 2 प्रकार के, बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम 2 प्रकार के आपको बार बार बोलते हैं कि आपको ध्यान में 2 ही प्रकार रखना है। वो था एक मूलभूत राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक था डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी यानी कि आपका कौन सा राशि? व्युत्पन्न राशि। एक वो राशि जो अपना मापन करने के लिए किसी अन्य राशि की मदद ना लेता हो, इंडिपेंडेंट हो, वो कहलाता है मूलभूत राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। बोला कितने बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हैं जो एसआई यूनिट उसके बेसिक्स हैं, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के एसआई यूनिट, वो कितनी संख्या है? तो एसआई के आधार पर संख्या कितनी है? तो आपको याद होगा कि एसआई के आधार रहे या ना रहे, वो बात की बात है, हम एसआई को थोड़ी देर के लिए ध्यान से हटा भी देते हैं। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टोटल कितना है? 7 है। कौन कौन है? चलिए देखते हैं। उसमें से पहला फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, आप पढ़े होंगे कि द्रव्यमान होता है। क्या होता है? द्रव्यमान, जिसका एसआई मात्रक क्या है? केजी होता है, किलोग्राम। दूसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? आपका लंबाई है। लंबाई में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन सब एक ही बात से सिद्ध हो जाता है। इसका एसआई मात्रक होता है मीटर। तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है?
उसको समझिए। तो तीसरा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है समय। भैया समय के बारे में बात अगर करें तो समय का ऐसा ही मात्रक होता है, समय का ऐसा ही मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। चौथा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अगर देखें तो चौथा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है यानी आधार इकाई है आपका तापमान। क्या आता है? तापमान। अच्छी बात है। तापमान का ऐसा ही मात्रक क्या है? हाँ, डिग्री सेल्सियस नहीं, ये केल्विन होता है। हाँ चलिए, पांचवा क्या है भैया? विद्युत धारा। कौन सा धारा? विद्युत धारा। अच्छा, विद्युत धारा का फिर मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर का दूसरों कैसे लिखते हैं? कूलाम प्रति सेकंड। इस भाषा में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? हाँ, प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की, हाँ बोलते रहो मेरे साथ, तीव्रता। बोलोगे तो सीखोगे ज्यादा और ध्यान भी रहेगा क्लासरूम में। ऑनलाइन वालों भी, आपको जब हम बोलते हैं तो आप पागलों के जैसा अकेले में बोलिए, लेकिन बोलिए, वही पागलपन आपको बेहतर रिजल्ट देगा और आपको फिजिक्स समझने में भी मदद करेगा। आप यकीन मानिए, जब तक आप में पागलपंती नहीं आएगी तब तक आप बेहतर रिजल्ट, आप किसी चीज के लिए जुनूनी होना, जब जुनूनी होते हैं तो समाज उसे पागलपंती कहता है, पर वो जुनून है भैया कि हम बोर्ड में 100% में से 100% नंबर लाएंगे। वो प्रकाश की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक होता है कैंडेला। हाँ वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है भैया? नेक्स्ट आपका पदार्थ की मात्रा। किसकी मात्रा? पदार्थ की मात्रा। चलिए, पदार्थ की मात्रा पूछा कि कितनी है? पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रक होता है मोल। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। तो कितने आपके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं वो भी आपको हम गिना दिए। 7 में से कौन कौन आता है? 7 में से आपको आता है कि भैया ये आपके 7 हैं, यानी आपका करेक्ट आंसर कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, यह दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष क्या मापने की इकाई है? दूरी मापने की इकाई है। कौन सी दूरी? क्या खेत नापते हैं इनसे? क्या जमीन नापते हैं इनसे? क्या आपकी लंबाई नापते हैं इनसे? नहीं भैया। क्या रूम की लंबाई नापते हैं? नहीं। ये लंबी लंबी दूरी नापा जाता है, जैसे खगोलीय दूरी वगैरह नापना होता है, जो सूरज चांद के बीच की दूरी, इन सब चीज़ों की दूरी को जब नापते हैं तो हम लोग प्रकाश वर्ष में नापते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है, एक लाइट ईयर बराबर होता है आपका 9.46 इंटू 10 का पावर 15 मीटर। कितनी बड़ी है भैया? बहुत बड़ी है। चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। हाँ, गुरुत्वीय स्थिरांक का विमीय सूत्र क्या है? गुरुत्वीय स्थिरांक यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को किससे दर्शाते थे हम लोग? कैपिटल जी से। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता था? 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसी को दूसरे तरीका से कैसा लिखते हैं? न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर इंटू केजी का पावर -2। अब आपको हमने जब विमा सूत्र पढ़ा रहे थे, जब मैं विमा सूत्र पढ़ा रहा था, विमा सूत्र के टाइम में ही आपको समझाया था कि 2 का विमा सूत्र आपको याद रखना है। एक किसका? न्यूटन का। न्यूटन का विमा सूत्र क्या होता है? mL/t का पावर -2। और फिर एक याद रखने के लिए बोला था जूल का, बस 2 ही का याद रखना है। जूल का क्या होता है? mL² t का पावर -2। वेरी गुड बच्चा। हाँ भैया, हाँ 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 मोहतरमा, सही सोने हो। चलो इधर ध्यान दो। अब इसी के बदले, न्यूटन के बदले विमा सूत्र में क्या लिखेंगे? mL/t का पावर -2 लिख दिया मैंने, इंटू L यानी मीटर के बदले क्या लिखते हैं हम लोग? L का स्क्वायर। वेरी गुड, क्लासरूम के बच्चे बहुत अच्छे, और ऑनलाइन में भी आपसे अच्छा भी है, ऐसा मत सोचो भाई।
सब जगह बच्चे अच्छे होते हैं, बस उसे मन से पढ़ाने वाला चाहिए और ध्यानपूर्वक पढ़ाने वाला चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मौज मस्ती करा दिए, जो जो टॉपिक इजी है बस उसको करा दिए। फिजिक्स बहुत आसान लगता है, नहीं भैया, फिजिक्स वाकई सभी सब्जेक्ट में से फिजिक्स सबसे टफ सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स, कॉन्सेप्ट, सब चीज़ आपको आनी चाहिए। इन सब क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, जो क्वेश्चन हम क्लासरूम में कराते हैं ना आपको, उसके लिए। हाँ, इस बार ऑनलाइन वालों के लिए भी एक खुशखबरी है कि भाई मैं इस बार मैक्सिमम क्लास ऑनलाइन पर देने वाला हूँ यूट्यूब पर। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको रेगुलर क्लास भी मिलता रहेगा। कल से हम क्लास 12th बैच की शुरुआत करेंगे और 7 बजे बैच रिकॉर्डिंग करेंगे। तो उसके बाद जो भी ऑफलाइन में आना चाहते हैं 7 बजे आ सकते हैं, कैरियर विजन गोड्डा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। m का पावर यहाँ कितना है 1, l का पावर यहाँ कितना है 1, m -2 और 1, तो बचा कितना हमारा m का -1 बचा, लगा दिए। l 1 है और 2 है, तो l कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। t कितना है -2 है। क्या मैच कीजिए, कहीं बीमा सूत्र मैच करता है। m -1 l क्यूब t का पावर -2, सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड। चलिए हमने बनाने भी सिखा दिया आपको। एक सीधी रेखा पर यात्रा करने वाला व्यक्ति कुछ समय के लिए एक समान वेग v1 और अगले समान समय के लिए एक समान वेग v2 के साथ चलता है, तो औसत वेग क्या होगा। वेरी गुड। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या बोले कि कोई एक व्यक्ति है मंगरू भैया चलना शुरू करते हैं कितना बजे, तो 9:30 पर 9:30 पर चलना शुरू करते हैं। वो कैसे कैसे चले, ऐसे चले। चाल है कि वेग है, तो अच्छा से समझ में आए, वेग को सीधा चलाते हैं और अच्छे से समझ में भी आएगा। एक आदमी है जो मंगरू भैया यहाँ से चले और यहाँ पहुँचे। किस पॉइंट से चले थे, ए पॉइंट से। ए पॉइंट से कहाँ पर पहुँचे, बी पॉइंट पर। कितना समय लगा उसे चलने में, तो 30 मिनट तक वो चले। मान लीजिए पहली बार कितना चाल से चले 30 मिनट तक, तो v1 वेग से चले। वो बोला कुछ समय के लिए चले, कुछ समय हम 30 मिनट मान लिए। फिर बोलता है अगले समान समय के लिए, फिर वो सेम समय के लिए यहाँ से चलना शुरू किए और ये पहुँच गए सी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर। कितनी देर चले, 30 मिनट वापस चले। और भैया ये किस चाल से चले, v2 चाल से चले। अब सवाल है, क्या सवाल है, तो औसत वेग क्या होगा। आपको औसत वेग का सूत्र पता है, आपको औसत वेग का सूत्र पता है। क्या है औसत वेग का सूत्र, चलिए बताते हैं। औसत वेग कहता है कि कुल विस्थापन बटे कुल समय। कुल विस्थापन बटे कुल समय, तब आपको क्या मिलता है, औसत वेग। अब हमको कुल विस्थापन तो पता नहीं, वो यहाँ से चले थे, यहाँ पर पहुँच गए थे, ए से बी पर, है ना। तो हमको पहली बार जब विस्थापन निकाल रहे हैं, तो विस्थापन अगर वेग उसका v1 है, समय उसका 30 सेकेंड है, 30 मिनट को हम मान लेते हैं कि वो, ये एग्जाम्पल के तौर पर है तो t मान लेते हैं। इस 30 मिनट को भी हम क्या मानना पड़ेगा, फिर इसका वैल्यू भी मेरा t ही होगा। पहली बार विस्थापन मान लो s1। विस्थापन बराबर क्या होता है सूत्र, वेग गुना समय, तो v1 गुना t। दूसरी बार विस्थापन कितना होगा, s2। इसका कितना हो जाएगा, v2 गुना समय t। तो कुल विस्थापन कितना आ जाएगा, v1 प्लस v2। तो हम कुल विस्थापन क्या कर लिए, v1t प्लस v2t। और कुल समय कितना है इसका, आपका एक बार t और फिर t, तो 2t हो गया। वेरी गुड। तो हम t कॉमन ले लिए, v1 प्लस v2 रहा आपका, ब्रैकेट दिए, कॉमन लिए किसको, t को, डिवाइड बाय 2t किए, t से t आपका
कैंसल हो गया, आंसर क्या बचा, औसत वेग का आंसर बचा v1 प्लस v2 अपॉन 2। तो कहाँ है ऑप्शन, v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 अपॉन 2। वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा। प्रक्षेप वक्र क्या होता है, ये वाला वक्र प्रोजेक्टाइल मोशन में जो आप बनाते हैं। बोला इस वक्र के शीर्ष पर कितना त्वरण होगा। अभी आपको रिवीजन में जब हम कल पढ़ा रहे थे तब आपको हमने याद दिलाया था कि जब किसी वस्तु को किसी धरातल के साथ न्यून कोण पर फेंकते हैं, धरातल के साथ न्यून कोण पर, कितने कोण पर, यानी थीटा का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तब गेंद कैसा जाता है, ऐसा एक पाथ लेता है, ऐसा एक रास्ता लेता है। जब आप फेंकेंगे ऐसा टॉय, तो ये गेंद करते हुए ऐसा जाएगा धरातल पर। तो ये जो रास्ता है इसे प्रक्षेप वक्र कहते हैं। डेप्थ में अभी नहीं जाएंगे। यानी ये एक प्रकार का दो विमीय गति होता है। हाँ, वेरी गुड, सही जा रहे हो। दो विमीय गति होता है, एक होता है एक्स अक्ष में और एक होता है वाई अक्ष में। हमने आपको बताया था कि एक्स अक्ष में जब कोई इस टाइप में, जब एक्स अक्ष में वो जो गति कर रहा होता है वो गति कैसा होता है आपका, वो गति होता है आपका एक समान गति। कैसा गति होता है, यानी एक्स अक्ष में कोई त्वरण नहीं होता है, वाई अक्ष में गुरुत्व के अधीन त्वरण होता है, यानी वाई में ए वाई का मान कितना होता है, -g। परंतु यहाँ जब शीर्ष पर पहुँचते हैं, हाँ सही जा रहे हो भैया सुभाष भाई, तुम सही बोले, परंतु जब वो शीर्ष पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसका ए वाई का, भाई गेंद को तुमने ऐसे फेंका तो गेंद गया, एक टाइम आएगा जहाँ पर गेंद का वाई अक्ष में, अब ये वाई में ऊपर जाने की इससे ज़्यादा कोशिश नहीं कर सकता है, मतलब वाई में ये मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच गया है, वाई में ये मैक्सिमम ऊंचाई पर पहुंच गया है, अब इनसे ऊंचा नहीं जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर वाई का वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब वाई का वेग 0, इस वेग को, वाई वाले वेग को किसने घटाया था, गुरुत्वाकर्षण ने, गुरुत्वाकर्षण के कारण घटाता है। एक्स में तो कोई त्वरण ही नहीं है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण घटाता है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पर जी का मान कितना हो जाएगा, हाँ जी होगा, कितना होगा, जी होगा। गुरुत्वीय त्वरण का मान कण के प्रक्षेप वक्र के शीर्ष पर त्वरण कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, जी होगा। चलिए, एक्स अक्ष पर पूछा है क्या, नहीं। एक फर्मी बराबर होता है 10 का पावर -15 मीटर। ये छोटा मात्रक है नापने के लिए, ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है। कोणीय वेग सदिश की दिशा किसके अनुदिश है। कोणीय वेग सदिश की दिशा, कोणीय वेग मतलब जब कोई ऐसे करके गति करता है, ऐसा या फिर ऐसा गति कर रहा होता है, उसमें जो वेग है वो हर पल वेग का डायरेक्शन क्या होता जाता है, बदलता जाता है। हर पल वेग का डायरेक्शन क्या होता जाता है, बदलता जाता है। बोला इसके सदिश की दिशा किधर होगी, तो घूर्णन के ध्रुव की ओर होता है। किसकी ओर होता है, जो धागा आपने पकड़ा है उसके ध्रुव की ओर होता है। कहाँ होता है, घूर्णन के ध्रुव की ओर। डी ऑप्शन करेक्ट है। समय का अभाव है, थोड़ा जल्दी करेंगे। शून्य परिणाम देने वाले असमान सदिशों की न्यूनतम संख्या क्या है, ध्यान से समझिए। बोला कि कोई सदिश राशि है, मान लिया जाए आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स को कोई इधर से F बल लगा रहा है, F सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, उसने 10 न्यूटन का बल लगाया, तो इसका परिणाम कितना होगा, 10 आएगा, 10 न्यूटन ही आएगा। कौन सी दिशा में, इस दिशा में। मान लीजिए कोई इंसान है जो इधर से अलग से 5 न्यूटन का लगा दिया, तो परिणामी सदिश कितना होगा, परिणामी बल कितना होगा, F नेट का मान आ जाएगा 10, और इस तरफ पे तो माइनस साइन लगाते हैं, तो 10 का -5 तो 5। कैसे माइनस साइन आया, ये डिटेल में जानना है। तो भैया बल के इस दिशा को यदि प्लस लिए हैं तो बल के इस दिशा को क्या लेना है, माइनस में। हम जुगाड़ बता रहे हैं, क्यों काहे कैसे, ये क्लासरूम में, हाँ क्यों काहे कैसे, ये क्लासरूम में। इस तरफ लगाए 10, तो उल्टा साइड लगा तो माइनस के साथ उसका वैल्यू लेना है, तो 10 - 5 5। बोला 0 होना चाहिए,
जीरो होने के लिए मिनिमम हो सकता है कितना, इधर से अगर 10 ही लगा देते हम तो 2 सदिश राशि लगता, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस पर बल का मान शून्य हो जाता। अकेला सदिश राशि कभी भी बल का मान शून्य नहीं कर पाएगा। तो 2 सदिश राशि अप्लाई हो सकता है, 3 में भी हो जाए, हो सकता है 4 में भी हो जाए। जैसे इधर से किसी ने लगाया, फिर इधर से भी उतना ही लगा दिया, तो 4 सदिश राशि, तब भी परिणामी बल 1 0 आ रहा है। लेकिन उसने बोला कि मिनिमम कितना होना चाहिए, तो मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अधिकतम कितना भी हो जाए, लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए सदिश, 2। त्वरण समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल, ट्रिक बताए थे आपको क्लासरूम में पूरा पढ़ाने के बाद कि जिस भी ग्राफ का क्षेत्रफल पूछे उस ग्राफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, त्वरण को a से और समय को t से। क्षेत्रफल पूछा है तो गुना करो, a गुना t बराबर क्या होता है, सूत्र याद करो, नहीं याद है तो याद करो। a बराबर होता है डेल्टा v बटे, अच्छा a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। तो इसको इस तरफ लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, a गुना टी बराबर v माइनस यू। तो भैया ये वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन किसके बराबर, हाँ यही अगर ढाल पूछता किसी भी ग्राफ का ढाल, जैसे वेग समय ग्राफ का ढाल क्या बताएगा, क्वेश्चन है वेग समय ग्राफ का ढाल, तो भैया वेग समय ग्राफ का ढाल, जिसका ढाल पूछे उसको क्या करना है, भाग देना है। तो वेग बट्टे समय करेंगे, जब वेग बट्टे समय करेंगे तो क्या निकल के आता है, त्वरण। चलिए उतना आगे डिटेल में अभी नहीं चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम और 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाले 2 पिंड पर एक ही बल लगाया जाता है, यदि हल्के पिंड का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो भारी पिंड का त्वरण है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। बोला एक वस्तु है जो 4 kg का है, इस पर किसी ने F बल लगाया, और एक वस्तु है जो 5 kg का है, इस पर भी किसी ने F बल ही लगाया। इस वस्तु का त्वरण कितना उत्पन्न करा लिया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। वेरी गुड। भैया जब आपको बल पता नहीं है कि कितना बल लगा है तो वो पहले निकालना पड़ेगा। m दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो f का मान कितना हो जाएगा, f बराबर 4 दूनी 8 न्यूटन। क्या यहाँ पर भी f का वैल्यू 8 न्यूटन ही होगा जब सेम बल लगाया गया है। तो त्वरण पूछा है, f बराबर सूत्र होता है m गुना a, तो a बराबर क्या हो जाएगा, f बटे m। चलो f का मान कितना है, 8 न्यूटन, m का मान कितना है, 5 kg। डिवाइड करो, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छके 30, 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। सी नंबर इज करेक्ट ऑप्शन। 2 कार A एवं B 60 किलोमीटर प्रति घंटा व 45 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है। B के सापेक्ष A का आपेक्षिक वेग क्या है यदि दोनों कारें पूरब की ओर गतिमान है। ये क्वेश्चन क्लास में भी कराया है क्या बहुत बार। ये है भैया कार A, ये है भैया कार B। पूरब मान लो कौन सी दिशा है, ये वाली दिशा पूर्व है, पूर्व की ओर। अब पूर्व की ओर है ये, लो अब खुश, हिंदी पढ़ा रहे क्या रे, स्पेलिंग पे जाता है, नहीं भैया हम इसे माफी। चलो ए का स्पीड है 60, सापेक्षिक कैसे निकालते हैं, माइनस करके, जिसके सापेक्ष पूछा है, हाँ तो माइनस करके कितना आंसर होगा 15, कितना आंसर आ जाएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए जिसके जिसके सापेक्ष पूछा है उसको उसमें माइनस कर देंगे। फायरिंग से पहले बंदूक और गोली का रेखीय संवेग क्या है। फायरिंग से पहले बोला गोली और बंदूक का रेखीय संवेग। अबे भैया ये रहा बंदूक और ये रहा इसकी गोली।
अभी ये दोनों ही विराम में है। क्यों? क्योंकि फायरिंग से पहले की बात है। जब विराम में है तो वेग कितना है? 0। तो संवेग भी क्या हो जाएगा? संवेग भी हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। यदि पूरब की ओर सदिश ए का परिणाम 5 इकाई है तो -a दिशा वाले सदिश का परिणाम और दिशा क्या होगा? मान लो आपने ग्राफ पढ़ा है, ये क्या कहलाता है? नॉर्थ। ये क्या कहलाता है? साउथ। ये क्या कहलाता है? ईस्ट। ये क्या कहलाता है? वेस्ट। बोला पूरब की ओर कोई ए नाम का सदिश है। मान लो ए क्या है? बल है। वो इस तरफ कोई लगा रहा है तो उसको बोलते हैं +5। तो भैया -a तो इस तरफ हो जाएगा, पश्चिम की ओर। किस तरफ होगा? पश्चिम की ओर। ए का वैल्यू अगर 5 है तो उस ए का भी वैल्यू क्या होगा? 5 ही होगा। पर जो पूरब था वो क्या हो जाएगा? पश्चिम की ओर। तो 5 इकाई किस ओर? पश्चिम की ओर। ठीक, बच्चा बच्चा सवाल है। प्रक्षेप्य अभी तुरंत बताया, ये वाला क्या होता है? प्रक्षेप्य। आज के रिवीजन क्लास में हमने बताया था कि प्रक्षेप्य क्या भैया, जितना समय वो यहाँ से यहाँ टॉप हाइट पर जाने में लगाता है उतना ही समय वो क्या करता है? यहाँ तक आने में लगाता है। अब सवाल पूछते हैं, प्रक्षेप उड्डयन काल TF, उड्डयन काल कितना बताया उन्होंने? TF। सूत्र क्या होता है? याद करो एक बार, 2u sin थीटा अपॉन g। उड्डयन काल का सूत्र क्या होता है भैया? T बराबर 2u sin थीटा बाय g। वेरी गुड। हाँ, ये पूरा फुल। तो बोलता है तक पहुंचने में काल, अधिकतम ऊंचाई तक। तो अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में उसको आधा समय लगेगा, यानी TF का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा? TM मिलेगा। देखिए कहाँ पर ऑप्शन है, TF = 2TM। TF = 2TM। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्ताकार पथ में घूम रहा एक कीड़ा समान रूप से गति करता है। ये एक मान लिया जाए वृत्ताकार पथ है, इसकी त्रिज्या है आपका 12 सेंटीमीटर। एक कीड़ा है जो पॉइंट A से घूमना शुरू करता है। घुमाइए इसको वृत्ताकार पथ पर, ये पर 12 सेंटीमीटर पर ही घूमेगा। हम अलग अलग वृत्त बनाए ताकि आपको दिखे। बोलता है 100 सेकंड में 7 चक्कर लगाता है तो कीड़े का रेखीय गति होगा। हाँ, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, कीड़े का रेखीय गति होगा। इस क्वेश्चन में भैया है थोड़ा दम। क्या दम है? क्योंकि हमने इसको पढ़ा है कि रेखीय संवेग बराबर होता है 2π/T, नहीं, V = R⍵। क्या होता है? V = R⍵। रेखीय संवेग यानी V से दर्शाते हैं। V = फॉर्मूला होता है R × ω। R तो आपको दिया है पर उसने ओमेगा नहीं दिया। ओमेगा मतलब क्या होता है? कौन सा चाल भैया? कोणीय वेग। कौन सा वेग? कोणीय वेग के बारे में बात करना है। और कोणीय वेग बराबर होता है आपका, क्या होता है? 2π/T। कैपिटल T मतलब एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। अब देखते हैं एक चक्कर में उसे कितना समय लगा है। 7 चक्कर में 100 सेकेंड, तो एक चक्कर में कितना? 100/7। ये वैल्यू किसका आ जाएगा? कैपिटल T का। 100/7 किसका वैल्यू है? कैपिटल T का। हमको मिल गया। अब हमको R का वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर। हाँ, इसको मीटर में बदलना चाहोगे क्या? मीटर में दिया है कि सेंटीमीटर में? सेंटीमीटर में। इनटू ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 × पाई का वैल्यू 3.14। अच्छा, टी का वैल्यू क्या है? 100/7। तो नीचे लगा दिए हम 100 और ऊपर लगा दिए 7। तो 3.14 नहीं लिख करके इसको लिख दो 22/7। 7 से 7 गया। 12 दूनी 44, बरचौक 48, 8 4। अब बरचौक 48 4
52, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 5.28, तो 5.3 मीटर प्रति सेकेंड। v का फॉर्मूला क्या यूज किए, r इंटू ओमेगा। हमने बताया आपको t बराबर 1 चक्कर में, तो 100/7, यहाँ पर 2 पाई बाय t, तो वही वैल्यू रख दिया हमने, वो निकाल लिया सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए, एक पिंड जिस पर 50 न्यूटन का बल लगाया गया है, उसे बल के साथ 60 डिग्री कोण पर बनाते हुए 10 मीटर की दूरी पर विस्थापित किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य। अरे चलिए, कोई बड़ा बात नहीं है भैया। बोला ये एक पिंड है और ये मान लिया जाए ऐसा कोई क्षैतिज जगह है जहाँ पर ये रखा हुआ है। इसको बोला कि एक पिंड पर 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उस बल के साथ 60 डिग्री कोण पर। हाँ, ये मान लिया जाए, इसको ऐसा बल लगा दीजिए, या जब इस पर बल लगाते हैं तो ये 60 डिग्री। तो बेसिकली इतना करने की भी जरूरत नहीं है। आपको W पूछा गया है, W बराबर सूत्र होता है FS cos थीटा। शॉर्टकट में देखते हैं। FS cos थीटा में F का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन। S का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10 मीटर। अच्छा, थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। लगाइए भैया, F का वैल्यू 50, S का वैल्यू 10, cos का 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, 50 गुने 10 गुना हाफ, ये गया 5, 250 जूल। कितना हो जाएगा, 250 जूल। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साइकिल सवार मुड़ते हुए झुक जाता है। हाँ, जब आप गाड़ी से चल रहे होते तो ऐसे थोड़ा टर्निंग लेते हैं ना, कि एकदम से रोड चल रहा है और आप एकदम सीधा ही टर्न ले लेते हैं, नहीं, आप थोड़ा झुकते हैं। तो बोला झुकते क्यों हैं? कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पर गति करता है तो उसके लिए एक बल जिम्मेदार होता है, अभिकेंद्रक बल। कौन सा बल जिम्मेदार होता है? अभिकेंद्रक। जो और आवश्यक अभिकेंद्रक बल को उत्पन्न करने के लिए, किसको उत्पन्न करने के लिए? अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। वो क्या हो जाएगा भैया? गिर जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी पिंड का जड़ता आघूर्ण इस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आज के लिए हम इतना ही।